व्यापारी भाइयों नमस्कार। मैं नरेंद्र साबू, अध्यक्ष सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन। आज हमारे साथ श्री आकाश जी अग्रवाल और रितेश जी सिंगल हैं। आप हमारी लीगल कमेटी के प्रमुख एडवाइज़र हैं। ये एमएसए संबंधित एक हमने सवाल जवाब के प्रश्नोत्तरी का एक मीटिंग रखी है। ये कानून 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया था, एमएसएमई का जो इनकम टैक्स के साथ जोड़ा गया था। पर व्यापारी भाइयों को जनवरी फरवरी से मालूम चला है, तब से काफ़ी दुविधा और असमंजस की स्थिति है। इसीलिए आज हमने आकाश जी अग्रवाल और रितेश जी को आमंत्रण करा है। ये हमारे कुछ सवाल हैं और वो व्यापारी भाइयों के भी यही प्रमुख सवाल हैं। तो अगर आप उनका जवाब दे देंगे तो काफ़ी कुछ दुविधा खत्म हो जाएगी। सामने 31 मार्च आ रहा है और मैं आपसे चाहता हूँ कि कुछ हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। नमस्कार सर। ये सेक्शन 43B आखिर क्या है और क्यों है? सर, ये जो सेक्शन 43B है, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है जो 1/4/2023 से एप्लीकेबल हुआ है। ये सेक्शन बहुत पुराना सेक्शन है, ये सेक्शन नया नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी थी। जिसके अंदर एक बिजनेस को डिडक्शन, मतलब आपका जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उसमें कोई चीज़ ऐड बैक कर दी जाती है अगर आपने उस सेक्शन को फॉलो नहीं किया हो तो। जैसे एम्प्लॉय का बोनस, गवर्नमेंट के टैक्सेस, अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते तो आपको वो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाता है। उसी में ही एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस, एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एच को, कि भाई अगर आपने अपने एमएसएमई सप्लायर, आपका जो एमएसएमई सप्लायर है जो कि मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है, उसको अगर आपने टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया तो ये ऐड बैक कर दिया जाएगा। इसका पर्पस सिंपल है। गवर्नमेंट कुछ जगह चाहती है कि सिर्फ जब तक उसका पेमेंट ना करो तो जो बिजनेस ने उसका खर्चा लिया है, डिडक्शन लिया है, उसको बेनिफिट ना दे। आप पेमेंट करोगे तो ही उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। इस पर्पस के लिए, और एमएसएमई सेक्टर हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। छोटे छोटे लोग होते हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। अगर इसको फॉलो नहीं किए तो क्या होगा? अब अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो जैसे मैंने बताया, ये एक डिसअलावेंस का सेक्शन है। जैसे अगर आपको ध्यान हो कि आपका जो टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है। आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका सेल माइनस परचेज और एक्सपेंस, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो जो परचेज है, जो एमएसएमई सप्लायर को अगर आपने पेमेंट नहीं किया, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, आपका 100 रुपए का सेल है और 80 रुपए का परचेज है, तो आपका देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का है? 20 रुपए का। आपको 20 रुपए पे टैक्स देना चाहिए। अब वो 80 रुपए में से 10 रुपए का ऐसा है जो एमएसएमई सप्लायर का है और जिसका आपने टाइम लिमिट पे पेमेंट नहीं किया। तो आपका प्रॉफिट था पहले 20, अब उसमें 10 रुपए और ऐड हो जाएगा और 30 रुपए पे आपको फिर टैक्स देना पड़ जाएगा। ये किस किस पे एप्लीकेबल है ये सेक्शन? सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबको ऐसा लगता है कि मैं एमएसएमई में नहीं हूं तो इसलिए मेरे को सेक्शन नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा नियम है, बहुत सिंपल सा। मतलब आप ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप अपना रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में, अपनी इनकम बिजनेस इनकम में बताते हो, वहां पर 5 हेड होती है रिटर्न ऑफ इनकम में: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अगर आप अपना इनकम बिजनेस इनकम में बताते हो, आपके ऊपर ये सेक्शन 100% एप्लीकेबल है। आप ऑडिट में हो कि नहीं हो, आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड आप खुद हो कि नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कि अगर आप अपने सप्लायर को, एमएसएमई सप्लायर जो आपके पीछे वाला, उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वो है सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD के अंदर जो रिटर्न जब हम भरते हैं तो टर्नओवर का 1% प्रॉफिट, 6%, 8% या उससे ज़्यादा, वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर देते हैं। और उसका नियम ये बोलता है कि अगर आपने उतना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर दिया तो आपके ऊपर और कोई भी प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब डिडक्शन या कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं इस बात को वापस रिपीट करता हूं क्योंकि ये सवाल आज भी, मतलब अभी भी ये सवाल सबसे ज़्यादा है कि मैं एमएसएमई में नहीं हूं तो क्या मुझे लगेगा। तो पहला लाइन, अगर आपका इनकम बिजनेस इनकम है तो आपके ऊपर ये लॉ लगेगा। दूसरा, आप ऑडिट में हो कि नहीं हो, आपके ऊपर लगेगा। एक ही एक्सेप्शन है, तीसरा पॉइंट, कि अगर आप 44AD में सिर्फ रिटर्न भरते हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा।
बाकी सब केसेस में लगेगा। अगर मेरा जो सप्लायर है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है जी, तो भी मेरे को उसी हिसाब से 45 दिन के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, उसी टाइम लिमिट में आऊँगा मैं? अब इसके ऊपर भी बहुत दुविधा थी कि भाई मेरा पीछे वाला सप्लायर एमएसएमई में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब वो कंफर्म आप कैसे करेंगे? आप उससे पूछेंगे, आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, और उससे एक डिक्लेरेशन लेंगे जिस पे वो कहेगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं कि नहीं। अगर वो डिक्लेरेशन में ये कह के देता है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो उसके ऊपर एमएसएमई लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर उसके ऊपर एमएसएमई लॉ अप्लाई नहीं होता तो मुझे उसको 45 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे। मैं अगर उसको 45 दिन में पेमेंट नहीं करूंगा तो भी चलेगा। अगर मेरा जो सप्लायर है वो सीए है, ब्रोकर है, या मान लो, तो उस पे भी ये चीज नियम लागू होता है? ये इस पे थोड़ा सा मैं, और जो पहले क्वेश्चन है उसी के ऊपर थोड़ा सा ये एडिशन में, ये डिटेल में, कि आपके पीछे वाला, आपको आप क्या हो वो तो देखना ही नहीं है। आपको आपके लिए तो क्या देखना है, भाई मेरा बिजनेस इनकम है, आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया। अब क्या देखना है? पीछे वाला। अगर आपके पीछे वाला या तो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, अब ये मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको देखना है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर भी है तो भी आपको उसको 45 डेज में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसमें पेमेंट करने का है लायबिलिटी। अब सर्विस प्रोवाइडर में कौन आते हैं? जो भी हमें सर्विसेज देते हैं, लाइक जैसे इन्होंने कहा ब्रोकर है वो सर्विस दे रहा है, कुरियर एजेंसी वाला है वो सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और किसी भी टाइप के ऐसे जिसमें गुड्स नहीं आ रहा है और वो सिर्फ सर्विस का पार्ट है, कोई आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया हुआ है, वो सब के सब कवर होते हैं। बट कंडीशन एक इंपॉर्टेंट है कि उसके पास उसका उद्यम होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सूरत टेक्सटाइल मार्केट यूनिट जो बाहर जॉब वर्क पे काम देती है वो भी मैन्युफैक्चर कैटेगरी में आएंगे या ट्रेडर कैटेगरी में? ये सवाल तो मतलब ऐसा सवाल है कि इसका जवाब देना बड़ा कठिन है, क्योंकि सर एक फैक्ट है कि एमएसएमई लॉ है ना, 11 पेज का है। आप सब जाके एमएसएमई लॉ को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सर सिर्फ 11 पन्नों का एक एक्ट है। 11 पन्नों के एक्ट में कितना लिख दिया जाएगा? तो उस एक्ट में कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं है। जो भाषा यूज किया गया है, जिस तरह से लैंग्वेज यूज की गई है, वो कहीं पर भी ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि वो पर्टिकुलरली ट्रेडर में आएंगे या मैन्युफैक्चर में आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी है। अपनी इंडस्ट्री थोड़ी स्पेसिफिक है। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाहर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहा हूँ। यहाँ हो ये रहा है कि पूरा का पूरा मोस्टली जो काम हो रहा है वो मेरे दुकान के बाहर ही हो रहा है। हम तो एक 10 बाय 20 की दुकान में बैठे हैं और पूरा का पूरा काम बाहर हो रहा है। अब मैं एक थोड़ा सा है ना कि मेरा ओपिनियन देने के पहले मैं एक आपसे सवाल करता हूं, उसके ऊपर आप बताइएगा। समझ लीजिए, क्या फिरौती करना, मैं फिरौती करूं और वो जो मेरी आमदनी है, फिरौती करना लीगल है? नहीं है, फिरौती करना लीगल नहीं है, इंडियन पेनल कोड में अलाउड नहीं है। पर सर उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। मतलब हर एक एक्ट का है ना सर एक पर्पस होता है, उसके पीछे उसकी एक आत्मा होती है कि वो क्यों आया था। एक एक्ट आने के पीछे कारण होता है। जीएसटी एक्ट आया तो क्या कारण था कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एक्ट है, तो चलो सबको हटा के एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर देते। एक्साइज एक्ट था तो उसका पर्पस था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसी के ऊपर लगेगा। वैट लॉ था तो उसका पर्पस था कि जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है उसके ऊपर लगेगा। तो सर एमएसएमई लॉ की आत्मा क्या है? अगर आप उसके वाइट पेपर्स देखें और अगर हम उसका पर्पस देखें तो ये कहता है कि जो काम कर रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको ये बेनिफिट देने की बात है। क्यों इस लॉ में ट्रेडर को बाहर रखा गया स्पेसिफिकली? क्योंकि ट्रेडर ऐसा कोई काम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। तो मैं लॉ की भाषा में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि लॉ की भाषा तो अनक्लियर है। मैं प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या हम टेक्सटाइल में मार्केट में बैठ के हम खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? हम खुद प्लांट एंड मशीनरी को एम्प्लॉय करके मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो ये सवाल बड़ा टेढ़ा है क्योंकि इस पर क्लैरिटी नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कंसिडरिंग द सोल, आत्मा, लॉ की आत्मा, लॉ का पर्पस, ये लाया क्यों गया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर आप उठ के बैठ के देखें और थोड़ा सा रिसर्च करें तो
आप ये पूछे कि लॉ का पर्पस क्या था, क्यों लाने की जरूरत थी? टू प्रोटेक्ट सच इंडस्ट्रीज जो छोटे हैं, जो हमेशा कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो इसीलिए मैं इन सब बातों को कंसिडर करके, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये लीगल ओपिनियन नहीं है क्योंकि लीगली तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि यहाँ के जो यूनिट्स है वो ट्रेडर के अंदर ज़्यादा फॉल करते हैं। ये ऐसी वाली बात है कि 60, 70, 80% मुझे ट्रेडर लग रहा है, 20-30% मैन्युफैक्चरर लग रहा है, तो मोर मुझे ट्रेडर के फॉर्म में लग रहे हैं। आकाश जी, एक सवाल और है कि जो हमारे सप्लायर हैं वो अपनी एक्टिविटी एज ए ट्रेडर दिखा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर दिखा रहे हैं, तो मेरे को क्या मानना चाहिए, वो ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? ये दिक्कत बहुत हुई है क्योंकि लास्ट साल में सबने अपना क्या है, उद्यम का सर्टिफिकेट में चेंजेस कर दिया है। पहले कोई कुछ दिखाता था और वो बहुत सिंपल है, आप पोर्टल पे एक ओटीपी डाल के लॉगिन करके एक क्लिक के अंदर तो पूरा सर्टिफिकेट तुरंत चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, कोई आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते। तो आपके लिए एज अ टैक्स पेयर, जब मैं इनकम टैक्स में हूँ, एज अ टैक्स पेयर मुझे उससे सर्टिफिकेट तो लेना ही है, उसके साथ मुझे एक डिक्लेरेशन भी लेना है। हम वो डिक्लेरेशन शेयर कर देंगे यहाँ पर। तो डिक्लेरेशन के अंदर एक हमने बनाया जिसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में क्या है। उसने 1 अप्रैल को, एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2023 को वो मैन्युफैक्चरर था, फिर उसने बीच में ट्रेडर कर दिया, हो सकता है आज सर्विस प्रोवाइडर कर दिया हो। तो एक डिक्लेरेशन हमने ऐसा बनाया जिसके अंदर हम उससे ये पूछ रहे हैं कि भाई तू पूरे साल में अगर तूने कोई चेंजेस किया है अपने सर्टिफिकेट में तो तू उसकी डिटेल हमें दे, ताकि हमें उसका एक्चुअल सिचुएशन पता चल सके। सर, ऐसा है कि जैसे मैंने मार्च 2024 में मान लिया है जी, और उसकी ड्यू डेट आती है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो भी ये रूल अप्लाई होगा? इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था कि जो मार्च का एक्चुअल ड्यू डेट का पेमेंट तो अगले साल में फॉल हो रहा है, तो इस साल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं एक बहुत लॉ के ऊपर नहीं जाता, बहुत क्लियर एक है सेक्शन 43B के अंदर ऐसा हो सकता है। उसके अंदर ये राइट होते हैं कि अगले साल भी जाके बुक्स को चेक करके आपको ट्रांजेक्शन देखना है। तो अगर उसका 45 डेज नेक्स्ट ईयर में भी फॉल हो रहा है तो भी आपको उसका वो रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सर, ऐसा है कि कुछ लोग, जैसे 31 मार्च सामने आ रही हैं जी, अगर हम चेक काट देंगे तो हमारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा? सर, चेक काट देना पेमेंट नहीं माना जाता। पेमेंट तब माना जाएगा जब सामने वाला बोलेगा कि मुझे पेमेंट मिल गया। तो सबसे पहली चीज होगी कि चेक बना के मैं रख दूं। ऐसे तो मुझे, अगर समझ लीजिए आपको पैसे देने हैं और मैं चेक बना के अपने ड्रॉर में रख दूं, तो क्या आपको पैसे मिल गए? नहीं। वो पैसा नहीं मिला माना जाएगा। जब तक आप उसको लेके उसकी रिसीविंग नहीं देंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि मैंने पेमेंट किया। प्लस इसके अंदर कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस भी सोच रहे हैं कि सिर्फ चेक काट के या एक साथ सबको चेक काट के रख देंगे और सबको बोल देंगे कि भरो मत। तो उस केस में क्या है कि लॉ में एग्जैक्टली नहीं लिखा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ में हर एक हरकतें लिखनी संभव नहीं होती। पर ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तो वो कोर्ट होता है या डिसीजन जो टेकिंग अथॉरिटीज होती है वो देखती है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या था पीछे। मतलब ये टेंटेड ट्रांजैक्शन है, टेंटेड मतलब उसको छुपा के किया गया ट्रांजैक्शन है या जेन्युइन है। अगर आप ये प्रूव करते हो कि हाँ ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आपको प्रूव करना है तो ठीक है। पर अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, मैंने 31 मार्च को ही समझ लीजिए 2 करोड़ रुपए के चेक एक साथ काट दिए, एक साथ मतलब मैं लास्ट 2 महीने में 1 रुपए का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं और एक साथ मैंने 2 करोड़ रुपए का चेक काट दिया और सबके चेक भरे भी नहीं जा रहे, सबके सब चेक भरे जा रहे 2-2, 3-3 महीने बाद, तो क्या आप इस सिचुएशन में रहेंगे एक असेसिंग ऑफिसर को लीगली प्रूव करने के लिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही था? अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। मुश्किल रहेगा थोड़ा। एक सर, एक अभी लास्ट हमारी मीटिंग में सवाल आया था कि जैसे मुझे आपको 25 लाख रुपए देना है, जी, मुझे आपको 25 लाख रुपए देना है और मैं आपके पास जाता हूं कि आकाश जी एक बार आप मेरे को 25 लाख का लोन दे दीजिए, अच्छा, और मैं आपका ये पेमेंट क्लियर करवा देता हूं, तो मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन सर, जैसे मैंने बताया ना कि हर सिचुएशन लॉ में लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते। तो लॉ हमेशा क्या है कि लॉ का जो पर्पस होता है वो फॉलो होना चाहिए। अगर आप पर्पस को ओवरराइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। पहली चीज़ तो ये, जैसे कोई भी स्कैम होता है,
तो स्कैम होता है तो ऑन पेपर तो चीजें होती ही है ना, तो फिर वो स्कैम के क्यों घोषित हो जाता है बाद में? क्योंकि उसके पीछे जो उसके एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो फर्जी होती है, उसी को हम स्कैम बोलते हैं। तो अगर ये स्कैम है तो शायद जो असेसिंग ऑफिसर है इसको ना माने। उसके साथ ही एक दूसरा पॉइंट भी, आप लॉ को छोड़ देते हैं, हम लॉ की बात छोड़ देते हैं, एक दूसरा पॉइंट भी समझते हैं कि मेरे को आपसे 25 लाख रुपए लेने, माल पेटे, आपने मेरे को बोला कि भाई एक 25 लाख का लोन दे दो, आप वापस दे दोगे। सर जब आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप अपनी उधारी क्लियर कर पा रहे हो, आपने इतनी उधारी लेके रखी है वो क्लियर कर पा रहे हो, एक डर मेरे मन में ये भी तो रहेगा ना कि मैंने आपको 25 लाख रुपए दे दिए आज, पहले तो 25 लाख का माल दिया हुआ है, फिर 25 लाख और लोन दे दिए, उसके बाद आप मेरा फोन उठाना बंद कर दिए तो ये तो मेरा डबल लग जाएगा। सही बात। तो इस टाइप की प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा बचे, चीजों को देख ले, जो भी काम करे विद इन द परव्यू ऑफ लॉ करे। हो सकता है कि आपको आज लगे कि आज चीजें ठीक हो जाएगी, आज निकल जाएगा, तो सर आज तकलीफ नहीं है, तकलीफ आएगी। जब तकलीफ आएगी ना तो वो बहुत बड़ी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो बहुत बड़ा है। जीएसटी में भी आप देख रहे हो कि जीएसटी में 17-18 में वो बिलिंग वाला ये वो सबने ले लिया था, आज आ रहा है सर 5,000 रुपए के टैक्स के सामने आपको 15,000 रुपए देना पड़ रहा है, उसका टैक्स, उसकी इंटरेस्ट और उसकी पेनल्टी। बिल्कुल। तो 5 लाख रुपए का अगर आप ट्रांजेक्शन है तो समझ लीजिए अगर वो 4-5 साल बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक केस में स्क्रूटनी आएगी और हर एक केस में ऐसा होगा, क्योंकि ये स्क्रूटनी में ही होगा, पर जब स्क्रूटनी में होगा तो क्या आप उस पोजीशन पे होगी कि 5 लाख के बदले उस समय 15 लाख दे सको? तो इन बातों को थोड़ा कंसिडर करके देखना। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जो कीमती समय दिया। मुझे लगता है कि व्यापारी भाइयों को काफ़ी कुछ सुविधा रहेगी इस बातचीत से। और भी कोई तकलीफ हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।